चुनाव से पहले मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सबसे बड़ी अदालत ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भड़के पत्रकार अजीत भारती। सुप्रीम कोर्ट के जजों से मांग लिया संपत्ति का ब्यौरा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यानी साल 2018 में मोदी सरकार चुनावी बॉन्ड योजना लेकर आई थी, जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड भी कहा जाता है। इस योजना को लाने वाले तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि देश में राजनीतिक फंडिंग की व्यवस्था को साफ सुथरा करने के लिए ये कदम उठाया गया है। लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाकर मोदी सरकार को जबरदस्त झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जहां मोदी विरोधियों में मानो खुशी की लहर दौड़ गई, तो वहीं देश के जाने माने पत्रकार अजीत भारती ने तो कोर्ट के इस फैसले पर अपनी भड़ास निकालते हुए सीधे जजों से ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा जनता के सामने रखने की मांग कर दी। दरअसल 15 फरवरी को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए चुनावी बॉन्ड योजना पर ही रोक लगा दी। कोर्ट का यह फैसला मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि चुनावी बॉन्ड से सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को ही मिलता रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद बकर पुराण, घर वापसी जैसी किताबें लिखने वाले लेखक और पत्रकार अजीत भारती का पारा मानो हाई हो गया। जिस तरह से कोर्ट ने कहा कि सियासी दलों को चुनावी बॉन्ड के रूप में मिले चंदे की राशि जानना हर मतदाता का अधिकार है, उसी तरह से अजीत भारती ने भी कहा कि क्या जजों की संपत्ति के बारे में जानना आम लोगों का अधिकार नहीं है। चुनावी बॉन्ड पर कोर्ट का फैसला आते ही अजीत भारती ने एक ट्वीट में लिखा, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संपत्ति के बारे में जानकारी न मिलना सूचना के अधिकार का हनन नहीं है। हमें अगर जजों और उनके परिजनों की संपत्ति का ब्यौरा मिल जाए तो पता चल जाएगा कि किस निर्णय को प्रभावित करने के लिए किस जज ने कितना पैसा लिया है। अगर वो निर्दोष है तो सुप्रीम कोर्ट का पोर्टल खाली क्यों है? वहाँ अपनी संपत्ति की ऐच्छिक घोषणा करने का पेज ब्लैंक क्यों है? सुप्रीम कोर्ट के जज केवल ज्ञान देने में आगे, इनसे मोरल लेक्चर दिलवा लो। अपने आचरण में ये एक भी बात नहीं उतारते। पत्रकार अजीत भारती ने जजों की संपत्ति सार्वजनिक किए जाने का मुद्दा उठाया तो रविशंकर नाम के एक यूजर ने लिखा, कोर्ट का फैसला तो गलत नहीं है, सरकार के पास मौका है कुछ करने का। इस एक्स यूजर को जवाब देते हुए पत्रकार अजीत भारती ने लिखा, मैंने निर्णय को अनुचित नहीं कहा है। चुनावी बॉन्ड्स का धुंधलापन चिंतनीय है। निर्णय बिल्कुल उचित है, हर पैसे की गिनती हो, सोर्स को सार्वजनिक किया जाए। इसमें तर्क यह आता है कि दानदाता विपक्ष के रडार पर आ जाता है और सत्ता परिवर्तन के बाद वो निशाना बनते हैं। खैर, मेरा कहना यह है कि जिस तर्क से ये निर्णय आया है वही तर्क सुप्रीम कोर्ट के जजों पर भी तो लागू होना चाहिए। आपके निर्णय 2 दिनों में एक ही तरह के विषय पर बिल्कुल विपरीत होते हैं। क्या कारण हो सकता है? उसके पीछे का सोर्स क्या है? हमें पता होना चाहिए कि जजों की संपत्ति कितनी है, कितनी बड़ी है, और तब हमें पता चलेगा कि कौन सा जज किसी विषय पर एक ही तरह के जजमेंट क्यों दे रहा है। तब हमें पता चलेगा कि एक ही जज किसी कंपनी के केस में रोस्टर में अपना नाम कैसे डलवाता है। जज मोरल साइंस के लेक्चर दें, पर उपदेश से अभ्यास भला। पत्रकार अजीत भारती ने जहां जजों को भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने भी हाल ही में एक संसदीय समिति को ये जानकारी दी है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों द्वारा संपत्ति की घोषणा के लिए नियम बनाने पर विचार कर रही है। जबकि बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी पिछली रिपोर्ट में कहा था, एक सामान्य प्रथा के रूप में सभी संवैधानिक पदाधिकारियों और सरकारी सेवकों को अपनी संपत्ति और देनदारियों का वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस हद तक व्यवस्था दी है कि जनता को सांसद या विधायक के चुनाव में खड़े लोगों की संपत्ति जानने का अधिकार है। जब ऐसा है तो ये दलील गलत है कि न्यायाधीशों को अपनी संपत्ति और देनदारियों का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। सार्वजनिक पद पर आसीन और सरकारी खजाने से वेतन पाने वाले किसी भी व्यक्ति को अनिवार्य रूप से अपनी संपत्ति का वार्षिक रिटर्न दाखिल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और 25 हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की ओर से संपत्ति की घोषणा से प्रणाली में अधिक भरोसा जगेगा और इसकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। संसदीय समिति की रिपोर्ट बता रही है कि जब देशों के सांसदों, विधायकों की संपत्ति के बारे में लोगों को जानने का अधिकार है, तो फिर सरकारी खजाने से वेतन पाने वाले जजों की संपत्ति के बारे में भी जनता को जानने का हक है। इसलिए सरकार इस मामले पर भी काम कर रही है, यानी जल्द ही जजों की संपत्ति का ब्यौरा जानने का अधिकार भी लोगों को मिल सकेगा। बहरहाल, इन सब के बीच पत्रकार अजीत भारती ने जजों पर जो सवाल उठाए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद और सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इस मामले में क्या कुछ कहा,
आइए आपको सुनाते हैं। चुनाव में पारदर्शिता हो फंडिंग में, इसके लिए लाया गया था। चुनाव में कैश का प्रभाव कम हो, उसके लिए भी लाया गया था। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और हमारे जितने चंदा देने वाले लोग हैं, उनकी अपेक्षा थी कि अगर उचित होगा कि हमारे लिए भी गोपनीयता रखी जाए, और ये बहुत अस्वाभाविक नहीं है। मैं आपको एक अपने राजनीतिक अनुभव से बात कहना चाहता हूं। कहीं पर कोई सरकार है तो हम उनको सहयोग करते हैं। अब मान लीजिए वो सरकार हार गई और उनके विरोधी दूसरी जगह आए तो वो उनके खिलाफ हो जाते हैं। इसलिए कोई ईमानदारी से बिजनेस कर रहे हैं तो उनको अपना काम करें, ऐसा विचार था। और जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, उनके बारे में मुझे एक ही बात कहनी है। जहां तक कांग्रेस की टिप्पणी मैंने सुना नहीं है, अगर उन्होंने कहा है कि घूस लेके दिया गया है, अगर ये कहा है तो जिनका पूरा संस्कार घूस पर है, वो अगर ये आरोप लगाते हैं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। Those whose DNA is based upon corruption and bribery, please don't make those allegations against the BJP. लेकिन जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, उसके बारे में मुझे एक ही बात कहनी है। फील्ड लेवल का है या लेवल का नहीं है, ये तो उन्हीं के बारे में तय होगा ना जो फील्ड के अंदर हैं। जो फील्ड के बाहर हैं, वो लेवल में है या नहीं है, कैसे तय होगा? आप फील्ड में है या नहीं कौन तय करता है? जनता तय करती है। तो अगर देश की जनता ने बहुतों को फील्ड से बाहर कर दिया है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं। और हम क्या बताएं? आप समझते हैं मेरा इशारा किसकी ओर है। बहुत से लोग को चुनाव में एक सीट भी नहीं मिलती है। आपने पुराने बड़े बड़े प्रभाव के क्षेत्रों में, इसलिए वो बात अलग है, छोड़ दीजिए। लेकिन हां, चुनाव में सुधार के लिए ये हमारी मोदी जी की सरकार का एक प्रयास नहीं था। आपको याद होगा, वोटर लिस्ट पर आपकी फोटो छपती है, ये भी उस समय हुआ था ना। आज बड़ी संख्या में जो ईवीएम्स लाए गए, उससे बूथ कैप्चरिंग बंद हुई है ना। जिस प्रदेश से मैं आता हूं, वहां तो जब तक 10-15 लाख नहीं गिरती थी तो चुनाव होता ही नहीं था। और वो अतीत की बात है ना। और भी कई तरीके से चुनाव में सुधार के लिए जितना प्रयास करना है, वो काफी किया गया है। ये भी उसी प्रामाणिक प्रयास में चुनाव को पारदर्शी बनाने का प्रयास था। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है, तो हम उनका सम्मान करते हैं। इस फैसले पर क्या बोलना है, जैसे मैंने कहा, सैल्यूट करता हूं। देश के अंदर एक स्वस्थ, गतिशील संसदीय लोकतंत्र जो पक्ष और विपक्ष दोनों को समान रूप से संरक्षित कर सके, उस दिशा में ये निर्णय एक महत्वपूर्ण कदम है। इन इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ तो ऐसा लगने लग गया था कि इनकी बॉन्डिंग केवल एक ही पार्टी के साथ है जो सत्ता में है। बाकी सारे राजनीतिक दल डिसएडवांटेजियस पोजीशन में थे और जनता भी डिसएडवांटेजियस पोजीशन में थी, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कौन किसको क्या दे रहा है, कितना दे रहा है। ये जिस देश के अंदर सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार की तरीके से सम्मान पाता हो, तो उस देश में ये एक महत्वपूर्ण रेस्ट्रिक्शन था इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए उस सारी स्कीम को ही रद्द कर दिया। The Supreme Court has struck down the electoral bond scheme, comprehensively struck it down, and all the provisions that were made to bring it into effect in the Income Tax Act, in the Companies Act, etc., everything has been struck down. They have held that this violates the fundamental right to information of citizens to know about who is contributing this much money to political parties, etc. They have also struck down the amendment made which allowed unlimited political contribution
being made by companies to political parties. So, not only the electoral bond scheme, but also the amendment which removed the restrictions on political contributions by companies, which were that you cannot contribute more than 7.5% of your annual profit by way of political contributions. That has also been struck down as violating the level playing field in a democracy. So, the petitions filed by us have been comprehensively allowed by the Supreme Court.